प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम रिवीजन वीडियो में भक्तिन पाठ का सारांश जानेंगे। भक्तिन पाठ की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपने सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी, कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ती रही और हारकर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। लेखिका कहती है कि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था, उसके होठ पतले थे, वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका असली नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। सेवा धर्म में वह हनुमान से स्पर्धा करती थी। उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी के गांव के प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हैंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया था। 9 वर्ष की उम्र में गोना हो गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे पीहर यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। मायके जाने पर विमाता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु से व्यथित होकर वह बिना पानी पिए वापस घर चली आई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंक कर अपनी व्यथा व्यक्त की। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के काले काले पुत्र थे। जेठानियां बैठकर खाती थी तथा घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य भक्तिन करती थी। छोटी लड़कियां गोबर उठाती तथा कंडे थापती थी। खाने के मामले में भी भेदभाव था। जेठानियां और उनके लड़कों को भात पर सफ़ेद राब, दूध व मलाई मिलती थी तथा भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा तथा लड़कियों को चने बाजरे की घूघरी मिलती थी। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था। पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे गाय, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गई। परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। इस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया तो भक्ति ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने केश कटवा दिए तथा गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। उसका जेठ अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तितर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपने संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तितरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर
भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गए। अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका माँ विवश थी। यह संबंध सुखकर नहीं था। दामाद निश्चिंत होकर तितर लड़ाता था, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। यह अपमान वह सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद, मैली धोती तथा गले में कंठी पहने वह लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची और उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छिंटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य व पीपल को अर्घ्य दिया, 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चिट्टीदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया। अच्छी सेंकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई। उसने सब्जी न बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह अमचूरन, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रखा। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी। वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना भी नहीं सीखा। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर वह कहती थी कि यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देख लिया, संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। वह अपने तर्क देती थी। लेखिका ने उसे सिर घुटाने से रोका तो उसने तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी। अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी, इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं किया, इसलिए वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जो सहायता करती थी उसे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोधुली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी।
वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी स्याही तो कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती तथा लेखिका के बाद सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका से आगे चलती, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे, उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह है कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल रही थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। वह लेखिका के परिचित व साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती जैसा लेखिका करती थी। वह उन्हें आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख से वह कातर हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर व्यथित हो उठती थी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उनके साथ चलने का हठ किया। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए बड़े लाड तक से लड़ने को वह तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिचय चालू है, वह इसे पूरा नहीं करना चाहती थी। तो बच्चों, ये थी भक्तिन पाठ का सारांश। धन्यवाद।